तालीम की बुनियाद पे काबिलियत, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ। हाँ, पढ़ा लिखा मुसलमान या हिंदुस्तानी जो भी गए वहां, ज्यादा लेबर क्लास गया था, वो हाईली एजुकेटेड है और उसने अपनी तालीम की बुनियाद पे मकाम बनाया है वहां पर। यानी बिहार वालों की पूरी बाकायदा उनकी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, दूसरे हिंदू को भी नहीं मिलता बेचारे को। सर, मुसलमानों के सिर्फ 5% लोगों ने वोट किया था। अब वो 5% में जो 90% है, ये दिखाते हैं वो जो है, जो लीडर, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर, उनकी उस पार्टी में जूती की भी हैसियत नहीं है। बोलता हूं, जिस पॉलिटिकल पार्टी में आपको जाना है जाओ, कांग्रेस में जाना है, समाजवादी में जाना है, बीजेपी में जाना है, जहां भी जाना है जाओ। नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। अभी हमने हिंदुस्तान की आजादी का 79वां 79th जो है बर्थडे मनाई है, सालगिरह मनाई है। 78 साल पूरे हो गए हैं और उससे एक दिन पहले हमने विभाजन विभीषिका दिवस मनाया गया, जो इस सरकार ने चालू किया है याद करने के लिए कि विभाजन की जो विभीषिका थी उसका असर कितना पड़ा है। उसको लेकर एक नई तरीके की बहस शुरू हुई कि क्या मुसलमानों की भूमिका थी, क्या जिन्ना की भूमिका थी, क्या कांग्रेस नेताओं की भूमिका थी। इस पर भी काफी चर्चा फिर से शुरू हो गई है। दूसरी बात हुई जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भाषण दिया और उसमें एक बात की हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन बनाने की, जिसमें कहा गया कि घुसपैठियों को पहचान करने के लिए, उन्हें बाहर निकालने के लिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन बनाया जाएगा। ये मिशन घुसपैठियों की पहचान करेगा, उन्हें निकालने के लिए जो भी एक्सरसाइज है वो करेगा। भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा लंबे समय से रहा है घुसपैठियों को लेकर, लेकिन कोई बड़ा काम इस पर नहीं हुआ। हमेशा जब इलेक्शंस आते हैं तो घुसपैठियों की चर्चा होती है, ऐसा आरोप कांग्रेस और विपक्ष के लोग लगाते रहते हैं। पिछले 75-78 साल में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, फिर 11 साल से मोदी साहब की सरकार रही है। कांग्रेस सरकार में कहा गया बार बार कि मुस्लिम तुष्टीकरण किया गया, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और उसके बाद बताया गया कि मुसलमानों की हालत ठीक नहीं। मोदी सरकार आई तो लोगों ने कहा कि मुसलमानों के लिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ इस काम को शुरू किया। मगर क्या मुसलमानों की स्थिति में बेहतरी आई है, सुधार हुआ है? क्या जरूरत है, कैसे सुधारा जा सकता है? क्या मुस्लिम लीडरशिप का हाल है? क्या हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है मुसलमानों का? इस सब पर चर्चा करने के लिए एक बेहद खास मेहमान है, हमारे मित्र हैं जफर सरेशवाला साहब, जो बिजनेसमैन हैं और सोसाइटी के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, खासतौर से एजुकेशन में, हेल्थ में, सोशल वेलफेयर में, और चांसलर रहे हैं मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी जो है उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद की, उसके चांसलर भी रहे हैं और दुनिया भर में उनके बड़े कॉन्टेक्ट हैं, बिजनेस, ट्रंप साहब से लेकर सऊदी तक खास मेहमान भी वो हुआ करते हैं। और उनकी सोच एक बिल्कुल अलग तरीके से है मुसलमानों को लेकर, हिंदुस्तान में कैसे बदलाव किया जाए। तो जफर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास मौके पर आपसे बात करना ही एक खुशनसीबी है कि जिस तरह से आप पूरे काम में लगे हुए हैं, अंजाम में तक पहुंचाने में। क्या है स्थिति? आप तो पूरी दुनिया घूमते हैं, दुनिया भर के मुसलमान, पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम कि दुनिया भर में जो मुसलमान है और हिंदुस्तान के मुसलमान, कोई फर्क आपको दिखता है? नहीं, देखिए, चेंज तो हो रहा है। यानी बाहर जो मुसलमान हैं, जो भी हैं, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, यूरोप में है, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में, फिर आप सऊदी अरब वगैरह में देखिए। अमेरिका अगर आप देखें तो कौन मुसलमान है, या हिंदुस्तानी और मुसलमान भी, वो हैं जो बिल्कुल हाईली एजुकेटेड हैं। यानी उनकी काबिलियत की बुनियाद पे जहां भी हैं वहां है वो। इसलिए कि, और मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि तालीम की बुनियाद पे काबिलियत, ईमानदारी और अमानतदारी के साथ, ये ऐसा फॉर्मूला है ना कि दुनिया में सबको इसकी जरूरत है। भाई, ये अमेरिका क्या है, मैग्नेट क्यों है आज 60-70 साल से? भाई, हिंदुस्तान का अब तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर आज 50 साल पहले या 60 साल पहले अगर आप जाएंगे तो जो हमारा पढ़ा लिखा निकलता था आईआईटी से या आईआईएम से, वो सब सीधा वहीं जाता था। क्यों जाता था? मैग्नेट है। वो कदर करते हैं सिर्फ इस बात की कि आपके पास काबिलियत है, ईमानदारी और अमानतदारी, आ जाओ। तो मैं समझता हूं कि यही फॉर्मूला हमेशा था, आज भी यही है, कल भी यही रहेगा। और
खास तौर से यूरोप में या इंग्लैंड में, वहां पढ़ा लिखा मुसलमान या हिंदुस्तानी जो भी गए, वहां ज्यादा लेबर क्लास गया था, इंग्लैंड में, जी, यूरोप में, खासतौर वर्ल्ड से वॉर टू के शुरुआती बाद, दौर में तो जा शुरुआती दौर शुरुआती दौर में। लेकिन शुरुआती दौर का जो मुसलमान या हिंदू वहां पर, वो नौकरी करता था या छोटे मोटे कारोबार करते थे, वो कॉर्नर शॉप वगैरह। लेकिन उनका जो सेकंड और थर्ड जनरेशन आया, जो मैं देखता हूं अभी, मुसलमान भी हिंदू भी, वो हाईली एजुकेटेड है और उसने अपनी तालीम की बुनियाद पे मकाम बनाया है वहां पर। आप इधर ले लीजिए सऊदी अरब में या ये जीसीसी कंट्रीज में, कम से कम हमारे 11-12 मिलियन हिंदुस्तानी हैं लोग। उसमें। वो क्यों है? शुरू में इन मुल्कों में हमारा लेबर गया था, यानी आज से यस, 60 साल पहले, 50 साल पहले, 55 50 साल 60 साल पहले। से। हाँ, जो, और वो भी खास तौर से केरला से जाते थे। यस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में मुझे यूपी और बिहार के लोग मिले, बल्कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि बिहारी अंजुमन है वहां पर, यानी बिहार वालों की पूरी बाकायदा उनकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, कम्युनिटी एक तरह से। ऑर्गेनाइजेशन है, काम यस, करते हैं वो लोग यूपी वाले। और वो ज्यादा अब जो है, पहले मजदूर हुआ करते थे इन मुल्कों में, अब प्रोफेशनल्स हैं, व्हाइट कॉलर जॉब में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी है। वो कौन है? काबिल। भाई काबिल एक लोग। अरब कंपनी को अगर इंजीनियर चाहिए तो वो ये नहीं देखता मुझे हिंदू चाहिए मुसलमान चाहिए, मुझे ये काम करने के लिए एक इंजीनियर चाहिए, कौन है बेहतरीन सलाहियत वाला। और अब जो है, यानी किसी जमाने में लोग अमेरिका यूरोप जाते थे, और मैं देख रहा हूं पिछले 8-10 साल से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अपॉर्चुनिटी की, वो शिफ्ट हो रही है ईस्ट में। तो अभी जो जीसीसी कंट्रीज में जो मौका है जी, आने वाले 40-50 साल में, वो कभी भी कहीं नहीं था जो अभी है। तो मैं समझता हूं कि ये ट्रंप साहब या जो भी कर रहे हैं, तो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों को अब अपनी निगाह जो है अपने पड़ोस में देखने की जरूरत है, इसलिए कि जो अपॉर्चुनिटी यहां पर आ रही है अभी या आएंगी आने वाले दिनों में, तो वही अगेन फॉर्मूला वही है, काबिलियत, तालीम की बुनियाद क्या जी। है आपके पास। सर, ये बात तो बहुत बेसिक बात आपने कही है, और ये है, और आपने कहा कि दुनिया भर में जो सेकंड जनरेशन हमारे हिंदुस्तानी हैं, उसमें मुसलमान हिंदू सबको मैं मानता हूँ, वो एक नए मुकाम पर पहुंच गए वहां, सेकंड और थर्ड जनरेशन। तो ये काम हिंदुस्तान में क्यों नहीं हुआ? क्या इसका ये आरोप, मैं सीधा पूछता हूँ, क्या ये मौका नहीं दिया गया है हिंदुस्तान के मुसलमानों को, खासतौर से यदि बात करें, क्योंकि वो सबसे पिछड़े हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तब बहुत पुरानी हो गई, वो भी 20 साल हो गए, लेकिन कोई बहुत बड़ा बदलाव आया हो ऐसा नहीं है। तो क्या उन्हें मौका नहीं मिला, या फिर उन्होंने कोशिश नहीं की? दोनों चीजें हैं। देखिए, मेरा ये मानना है अब, क्योंकि वो इसलिए कि अब मैं काम कर रहा हूं पिछले 20 साल से, एक छोटे पैमाने में हमने तालीम, और बल्कि ये 2002 से जो हमारे सबके सामने जी, गुजरात है, आपने कवर किया है गुजरात को जी, 2002 में। अगर एक फॉर्मूला ले लो आप उसको, जो हुआ था गुजरात में 2002 में आप सबके सामने है, जो 1500-2000 मुसलमानों की जानें गई थी। मैं अहमदाबाद जी, की बात करता हूँ, जी। अहमदाबाद शहर में कम से कम अहमदाबाद में तो एक आपका हजार बिजनेस था उस वक्त। हाँ है आज भी, मैं आज अहमदाबाद भी है। से, अहमदाबाद शहर में 1000 से ज्यादा मुस्लिम कारोबार, फैक्ट्रीज की मैं बात करता हूँ, जमीन दोस्त हो गए थे, दे वर रिड्यूस टू एशेस। हम, मुझे याद है हमारी फैक्ट्री 3 दिन तक जली थी, और हमारी तो मशीन है, मशीन पिघल गए थे, ये हुआ 1000 से ज्यादा। और उस वक्त जो हुआ, कम से कम आपको मालूम है 2 लाख से ज्यादा मुसलमान रेफ्यूजी कैंप में थे, जो नरोडा पार्टिया वो आपके सामने है। उस वक्त मुसलमान जो संजीदा मुसलमान थे, उन्होंने एक बात तय की कि भाई, बोलते हैं ना, इनफ इज इनफ, हमसे गलती क्या हुई है। तो पहले तो रेफ्यूजी कैंप थी, उस वक्त एक मुसलमानों ने तय किया कि भाई ये रेफ्यूजी कैंप जो है ना, हमको जल्दी से बंद कर देनी है, इसलिए कि अगर रेफ्यूजी कैंप में लोगों को अनाज वो मिलता जाएगा तो बेचारे तो फिर वो वो करेंगे मांगने नहीं की, काम। हाँ, काम नहीं करेंगे। तो और बहुत सारे लोग थे, मेरा ताल्लुक एक वो संस्था से था जो गुजरात सार्वजनिक के नाम से, और भी बहुत सारे लोगों ने किया, जमात इस्लामी वालों ने, जमीयत उल उलमा ने, इमारत शरिया जो है बिहार ये उड़ीसा, उन लोगों ने, एक्शन है, बहुत सारे लोग करते थे। और सबका एक ये था कि भाई जल्दी से जल्दी इन लोगों को काम पे लगा देना। दूसरा भाई, बहुत सारे घर वो बिल्कुल जमीन दोस्त हो गए थे,
बिल्कुल। तो वहां मुसलमानों ने ये तय किया कि भाई छोड़ो, सरकार से जो मिल सकता है मिलेगा, देखेंगे। और मेरा तजुर्बा है कि ये नहीं, कभी सरकारों से बहुत मुश्किल है, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है, दूसरे हिंदू को भी नहीं मिलता बेचारे को सरकारों से। या जो देखो ट्रेन के हादसे होते हैं या कुछ भी चीज, जो भी होता है, बहुत मुश्किल है। तो और वो जो कोई कुछ भी भी करना सरकार है, हो। कोई भी सरकार हो, तो मुसलमानों ने तय किया कि भाई हम क्या कर सकते हैं। आप नहीं मानेंगे, 2 साल के अंदर 16,000 से ज्यादा घर जो है रीबिल्ड हुए थे। उसमें मैं खुद 155 घरों में मेरी खुद की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। गुजरात सार्वजनिक वालों ने 1600-1700 घर बनाए, जमीयतुल उलमा ने बनाए, जमात इस्लामी वालों ने बनाए, एक्शन एड सब ने बनाए कि भाई हम क्या कर सकते हैं। बोलते हैं ना, अपना हाथ जगन्नाथ। घर बनाए, लोगों को काम पे लगाया, और उसके बाद ये पता चला कि यार हमारी तो स्कूल ही नहीं है। ये ना, मैं आपको बोलूं विजय जी, आप हैरान हो जाएंगे कि अहमदाबाद जैसा शहर, उसमें 2002 तक सिर्फ 3 मुस्लिम रन स्कूलें थी। ये गुजरात सार्वजनिक वाले जो थे, उसमें मौलाना गुलाम वस्तानवी जो एक मौलाना है, आप सोचिए कि कौन कर रहा है तालीम की बात। अभी वो उनका इंतकाल हुआ। मौलाना गुलाम वस्तानवी, अफजल मेमन, ये 2 मुहर्रिख बड़े। लोग थे। इन्होंने ये तय किया कि भाई सबसे पहले हमको स्कूल कायम करनी। लोग है ना ख्वाब देखते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी। इसमें ये आपने जो टाइम जोन दिया वो भी इम्पोर्टेंट है कि 2002, तो 2001 में नरेंद्र मोदी आए हैं, उससे पहले तो नरेंद्र मोदी नहीं थे ना, जिसके लिए आप ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल उससे बिल्कुल पहले मुसलमानों के स्कूलों की स्थिति है। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं कि मोदी साहब तो 2001 में आए थे। जी। तो ये कभी हमने सोचा ही नहीं था कि ये भी कोई चीज है। 2002 में बोलते हैं ना, चलो, हमारे यहाँ गुजराती में कहावत है, जागिया त्या थी सवार, जब उठे तब से सुबह, तब छोड़ दो, तब सवेरा। छोड़ दो, ये हमारी गुजराती कहावत है। इन्होंने, गुजरात सार्वजनिक वालों ने सबसे पहले एक छोटी सी स्कूल कायम की पहले, कि भाई हम सब बात छोड़ो, और हमने स्कूलें, उसमें फिर और लोग आए। आज 20-22 साल हो गए, अहमदाबाद शहर में देर आर 79 मुस्लिम रन स्कूल। अच्छा, ये सारी स्कूलें मोदी के जमाने में हुई। और वही वजह थी मेरी, जो मोदी साहब को मिलने की जो वजह थी, कि भाई जब 2/3 मेजोरिटी से जीत के आ गए थे, हुकूमत उनकी थी, और पहले के जो फसाद होते थे पुराने जमाने में, वो कांग्रेस की हुकूमतें हुआ करती थी, इधर भी उधर भी। तो भाई राइट के बाद का जो ज्यादा सख्त मसला जो होता है ना विजय जी, वो आफ्टर मथ ऑफ राइट होता है। कि भाई यस। राइट में तो ठीक है, लेकिन अब रोजमर्रा की जिंदगी, आपकी रोजमर्रा स्कूलें की हैं, जिंदगी के लिए मुश्किल काम है। मुश्किल। अच्छा, ऐसा हो गया था, देयर वाज अ वैक्यूम। कोई मुसलमान ऐसा नहीं था गुजरात में जिसकी रसाई गांधीनगर में हो। तो हमने ये सोचा कि भाई ठीक है, आप हमारे चीफ मिनिस्टर, और वो वजह बनी थी हमारी मोदी साहब को मिलने के लिए। जी। और वो मैं समझता हूं कि मेरी जिंदगी का वो बेहतरीन मरहला था, कि भाई ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर हो। और हमने उनसे यही कहा था कि हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए भाई, हम तालीम के लिए जो करना चाहते हैं, हमें कारोबार में फिर से खड़ा होना है, बस आप हमको है ना लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो उस पर उन्होंने बहुत पॉजिटिव, इसलिए कि स्कूलें उनके बगैर हो ही नहीं सकती थी, और वहां से शुरू की। और आज मेरी फैमिली डायरेक्टली 2 लड़कियों की स्कूलें चलाती है, गरीब बस्ती में। और हमने यही तय किया कि घोड़े के चश्मे, कहते हैं ना, घोड़े के चश्मे पहनकर अभी सब एक बात आस, छोड़ दो, सब एक छोड़ो, आस के पढ़ कुछ के नहीं। भाई वो घोड़े को चश्मे क्यों पहनाते, उसको कुछ नहीं दिखता, मुझे यहां जाना है बस, सीधा सीधा बाकी चलता है। देखेंगे। आज अहमदाबाद शहर में, और फिर ऐसा ही लोगों ने बड़ौदा में किया, सूरत में लोगों ने किया, भावनगर में किया, जहां जहां जो इलाके थे, कि भाई सब बात छोड़ो, हमको तालीम। उसके बाद और चीजें आई, तालीम से बेसिक स्कूलें आई। फिर मुसलमानों ने सोचा कि भाई कॉलेज भी होनी चाहिए, नर्सिंग नर्सिंग कॉलेजेस 2 या कॉलेज। 3 हैं अभी। तो यूपीएससी की ट्रेनिंग एकेडमी शुरू की लोगों ने, आते गए। बोलते हैं ना, एक आप जब ये रास्ता दोगे तो लोग आएंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, जो अभी है ना, जो हम ये कहते हैं, जो मेरी बात वो है कि भाई कसूर तो हमारा था ना। कौन सी आरएसएस ने या वीएचपी ने हमारी कनपट्टी पे बंदूक रखी थी कि तुम तालीम हासिल मत करो, तुम यूपीएससी के एग्जाम में मत बैठो, तुम कैट की एग्जाम में मत बैठो, तुम नीट की एग्जाम में मत बैठो। तो बहुत सारा अभी जो जॉब्स हैं, जो आपने जॉब्स की भी बात की, जी। बहुत सारे जॉब्स गवर्नमेंट के जो हैं वो एग्जाम से होते हैं, आप एग्जाम में बैठो। उसमें कौन रोक रहा ये तो ये काम हुआ। और आज आप देखेंगे 22 साल में पूरी काया पलट गई। आप जाके देखिए अहमदाबाद को, वो जो है। जी। कारोबार थे 1000 से ज्यादा, आज कई के कई हो गए।
10 गुना, मैं 20 गुना। ये समझता हूँ, जानता हूँ कि जफर सरेशवाला की कहानी अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक की कहानी है। ये बहुत मुश्किल सफर है, मैं उसको समझता हूँ, उसको मैं जख्मों को याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन ये एक जफर साहब को मैं इसलिए भी पसंद करता हूँ कि वो एक ऐसी कहानी है जो सबके लिए एक रोल मॉडल हो सकती है। तो ये रोल मॉडल जो है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए क्यों नहीं काम आता? और फिर ये बात तो कहने के लिए अच्छी लगती है, तो कोई तो वजह रही होगी ना कि क्या कोई नहीं चाहता पढ़ना लिखना, तालीम लेना, अच्छी नौकरी करना? या फिर वो जो देखिए, मदरसा वाला जो कॉन्सेप्ट था उस वजह से मुझे मुझे उसका पेच समझाइए कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए, ये क्योंकि मेरा पूरे हिंदुस्तान में जाना हुआ, और एक मुझे हैदराबाद में, जैसा आपने कहा था, मैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का चांसलर था, 3.5 साल मेरा वहां रहना हुआ, तो मैंने वहां भी देखा। तो हमेशा से साउथ जो है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, और बहुत हद तक हैदराबाद, हैदराबाद यहाँ केरला, हमेशा से तालीम का जबरदस्त वो था। इसलिए आप देखेंगे ना, जो सऊदी अरब में, या आप वहां सब केरल के और वो लोग हैं साउथ। जीसीसी में, जीसीसी कंट्रीज में, या अमेरिका में भी आप देखेंगे, यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में हैदराबादी लोग हैं। जी, इसी तरह केरला के भी हैं, तमिलनाडु के मिलेंगे, क्योंकि वहां पहले से मुसलमानों ने तालीम का, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं 82-83 में गया था, तो मैं हैरान हो गया, मैंने जो मुसलमानों की कॉलेजेस देखी वहां। एक मुझे अभी तक याद केरला, है, न्यू कॉलेज एक है, और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मूसा रजा साहब एक हुआ करते थे, अगर आपको याद हो, जो गुजरात जी, गवर्नमेंट के चीफ जो, सेक्रेटरी भी थे, जो यस, जो तमिलनाडु के थे। यस, वो मुझे तब कहते थे, हमको समझ में नहीं आता था, मैंने जाके देखा कि मुसलमानों ने तालीम पर जबरदस्त काम किया था वहां तमिलनाडु में। और मेरा घूमना हुआ, थंजावुर गया मैं, तिरुनालवेली गया, फिर केरला तो ऑफ कोर्स है वहां पर। इसी तरह कर्नाटक में आप देखेंगे, मैंगलोर में बहुत सारे, बीदर में मुसलमानों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, और खास तौर से हैदराबाद में। और उसमें मैं मानता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब को, हो सकता है उनकी सियासत से बहुत इख्तिलाफ हो, लेकिन तालीम पर जो ओवैसी साहब ने काम किया है, एक वो हैदराबाद में काफी स्कूल काम किया। चलाते हैं, हाँ बिल्कुल, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, हॉस्पिटल है उनकी, और ऐसे बहुत सारे और लोग भी जो मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस चलाते हैं, स्कूल हैं। तो उसका देखिए फायदा ये हुआ कि हैदराबादी अभी सऊदी अरब में, अगर आपको आफ्टर केरला अगर टॉप पोजीशन में मिलेंगे, नहीं तो इनवेरिएबली वो हैदराबादी होगा। तो क्या, क्यों, हम क्यों नहीं? तो हाँ, हमसे गलती हुई। जैसे आप साउथ से नॉर्थ जाओगे तो हालत तो खराब थे, महाराष्ट्र वॉज स्टिल बेटर, हाँ, कि महाराष्ट्र साउथ से में, नॉर्थ बॉम्बे में में आते हैं तो हाँ, महाराष्ट्र एक बैलेंसिंग वो है, वो था लेकिन नॉर्थ में उस, जैसे आते हैं। बिल्कुल। तो ये बात हमने बहुत बड़ी गलती की नॉर्थ में, कि हमने कभी इसको, और मैं तो हमेशा कहता हूं, अल्लाह जजाए खैर दे सर सैयद को, अगर उन्होंने ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं एएमयू नहीं बनाई बनाई होती, होती। तो पता नहीं मुसलमानों का क्या हाल होता, जामिया मिलिया और ये। यानी मैं तो शुक्र करता हूँ, इसलिए कि मैंने अलीगढ़ को देखा, यूनिवर्सिटी को, जामिया मिलिया में जाना हुआ, और जामिया हमदर्द, ये कम से कम एक सेविंग ग्रेस थे। तो वहां मैं ये कहता हूं कि छोड़ दो, हमसे गलती हुई, लेट्स ड्रॉ द लाइन। और अब मुझे ये लगता है, अभी जो मैं पिछले 10-12 साल में देख रहा हूं, कि इवन यूपी और बिहार में भी, आसाम में भी काम हो मुसलमानों रहा है। में ये बात आ रही है कि सब बात छोड़ो, हम कौम को तालीम याफ्ता बनाए। तो ये गलती हुई हमसे, यानी मैं किसी सरकार को इसमें दोष नहीं देना चाहता, गलती हमसे हुई, हमने कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं डाली। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फिक्र आ रही है। और पुराने जमाने में हम जब यूपी में एंटर होते थे, तो अपनी खोई हुई जवानी को वापस लौटाओ के बड़े बड़े पोस्टर होते थे, और अभी मैं जाता हूं तो सेंट जेवियर्स और सेंट मैरीज नाम की स्कूलों के पोस्टर हैं, ये उस यूपी तरह। के देहातों में। तो दैट इज द चेंज इज हैपनिंग। लेकिन सर, अभी तक बात तो अच्छी आप कर रहे हैं, लेकिन अभी तो हम हिंदुस्तान के पार्टीशन से ही नहीं निकले हैं, और पार्टीशन में मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने से ही आगे नहीं बढ़े। अब ये देखिए ना, अब झूठ का तो कोई इलाज ही नहीं है। जी, जैसे एक बहुत बड़ा झूठ ये फैलाया जा रहा है कि भाई 1946 में, या जब एक इलेक्शन हुआ था कि भाई जी, पाकिस्तान किसको जाना है, तो ये बेचारे अभी तक बताते कि 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया वोट था। डाला। अब वो झूठ कितना है, मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं।
कि वो इलेक्शन में जो एलिजिबिलिटी थी वो सिर्फ उन लोगों की थी जो ग्रेजुएट हैं और जो जमींदार हैं। अब आप बताइए कि आज मुसलमान 10% एजुकेटेड नहीं है, तब तो 4% भी नहीं थे। एक दूसरा, जमींदार चंद थे, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। गिन सकते अच्छा, थे। जो वोटिंग भी हुआ था ये यूपी और बिहार में हुआ था और कुछ थोड़ा बहुत साउथ के इलाकों में हुआ था। मतलब मुसलमानों के सिर्फ 5% लोगों ने वोट किया था। अब वो 5% में जो 90% थे ये दिखाते हैं, ये नहीं तो बोलते वो कि भाई 4% हुए कुल मिलाकर, बिल्कुल। समझ लीजिए कि हाँ। एक तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। दूसरा, आपको पता है जिन्ना साहब की सख्त मुखालिफत जो की थी वो इस्लामिक स्कॉलर ने की थी, और उसमें सबसे पेश अगर सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं ना एक यलगार जिन्ना साहब की इस आइडियोलॉजी टू नेशन की, वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे। मौलाना जी, अरशद मदनी के जमीयत वालिद जमीयत वाले। जमीयत के, और मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कंपोजिट नेशनलिज्म का एक नारा दिया था, और उसके मुकाबले में कि भाई ये दो हम अलग कौम नहीं है, हम एक कौम है, सिर्फ हमारा मजहब अलग है। और मैं आपको एक और बात यहां याद दिलाना चाहता हूं कि अल्लामा इकबाल ने यह बात कही थी। अल्लामा इकबाल को 1937 में मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने खत लिखा था। वो खत पढ़िए आप। उसके बाद अल्लामा ने जवाब दिया, फिर एक लिखा। तीसरा जो खत था जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा था अल्लामा इकबाल को, उस वक्त उनका इंतकाल हो चुका था। अल्लामा इकबाल के एक बहुत खास साथी थे जिनको मैं 99 या 2000 में या 98 में मिला था लंदन में। उन्होंने मुझे ये कहा कि काश ये खत अल्लामा ने पढ़ लिया होता तो वो पाकिस्तान के मसले को खत्म कर देते, लेकिन मुकद्दर। तो भाई मुसलमानों ने मुखालिफत की है। हमारा तो मेरी फैमिली का जिन्ना साहब से बड़ा ताल्लुक था। जी, वही मैं कह रहा इसलिए था कि तो वो एक, आपके फैमिली का तो जिन्ना साहब से ताल्लुकात रहा हाँ, है। वो लॉयर थे। वो हाँ। लॉयर थे। मुझे हमारे ग्रैंडफादर पूरी जिंदगी ये सुनाते रहे। 1935 में जिन्ना साहब को हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने एक मसले में हायर किया था गुजरात हाई कोर्ट में, जो वहां की जो कोर्ट थी। आप ताज्जुब करेंगे, जिन्ना साहब 1935 में 5 मिनट कोर्ट में बोलने का एक गिनी लेते थे सोने की, जो 11 अपीयरेंस ग्राम की किए। होती है, अपीयरेंस के। और हमारे ग्रैंडफादर कहते थे कि मियाँ, मैं गिनिया लेके खड़ा रहता था कोर्ट के बाहर, आर्ग्यूमेंट के बाहर। बोले जैसे 5 मिनट खत्म हो जाती थी, जिन्ना साहब बाहर आ जाते थे। फिर मैं उनके हाथ में रखता था, पहुंच होती थी। 5 मिनट आर्ग्यूमेंट करते थे, जैसे 5 मिनट खत्म हो जाती थी बाहर आ जाते थे। बाहर आ तो जाते। उनसे उनसे वो ताल्लुक था, आना जाना था। लेकिन जिन्ना साहब की जो सियासत थी उसके हम खिलाफ थे, कि हम शुरू से मानते थे कि ये पॉसिबल ही नहीं, ये है ही नहीं। 1946 की मैं बात कर रहा हूं कि जब ये तय हो गया कि पाकिस्तान बनने वाला है, तो 1946 की आई थिंक नवंबर या दिसंबर में जिन्ना साहब ने हमारे ग्रैंडफादर और उनके बड़े भाई को कहा कि भाई तुम जाओ। और उस जमाने में एक्सचेंज होता था, यानी आपका घर है यहाँ पर है और आपकी फैक्ट्री है, वहां एक सिंधी फैमिली एक्सचेंज हो जाता वो था, एक्सचेंज कर लेगा। हाँ। कर लेते थे। तो मेरे ग्रैंडफादर और उनके फादर गए, और बाकी यूं था कि अपने को तो पाकिस्तान जाना है। वहां गए, कराची के क्लिफ्टन के इलाके में एक बंगला था समंदर के किनारे पे, वो देखा, फैक्ट्री देखी। लेकिन उसके बाद एक सिंधी फैमिली के साथ थे वो, हमारे ग्रैंडफादर, और वो पूरे पाकिस्तान में घूमे। और तब अहमदाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट थी कराची की। वापस आए तो मेरे ग्रैंडफादर ने बोला कि बेटा हम नहीं जाएंगे, हमारा मुल्क यही है, हम यही रहेंगे। तो आप सोचिए यार, जिसको ये अपॉर्चुनिटी क्लिफ्टन में बंगले की, फैक्ट्री की, और जिसका ताल्लुक जिन्ना साहब से हो जिन्ना के साथ। हाँ। डायरेक्ट, तो हम छोड़ के आए कि हमको लगा कि ये गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मुसलमानों ने जो नहीं जाने की वजह थी, क्योंकि वो शुरू से पहले दिन से कहते थे कि ये मुल्क ये गलत है, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए आप देखिए गए कौन, वही लोग गए। और हाँ, एक और बात जो मुझे मेरे फादर हमेशा कहते थे, मौलाना आजाद की अगर आप तकरीर जो सुनेंगे, 1947 की एक तकरीर है जो जोमा मस्जिद के उस पे मौलाना कहते थे, मालूम उस दिल्ली। जमाने में बिहार और यूपी से लोग पाकिस्तान जो जा रहे थे वहां ठहरते थे। तो मौलाना ये कहते थे कि अरे कहाँ जा रहे हो, किसको छोड़ के जा रहे हो, ये वुजू, ये हौज जो थी जामा मस्जिद की, अरे ये पानी इस हौज का तुम्हें पुकार रहा है, कहाँ जा रहे हो। और उस वक्त एक बात मौलाना आजाद ने कही थी जो मुझे बहुत सालों के बाद समझ में आई। मौलाना आजाद ने एक बात कही थी कि हजरत अली के बाद, यानी जो चौथे खलीफा थे, जी। उसके बाद
कोई भी खलीफा मुसलमानों को इस्लाम के नाम पे जोड़ नहीं सका। लैंग्वेज, कल्चर और क्रीड वाज अ बिगर बाइंडिंग फैक्टर। बिगर आप नहीं बाइंडिंग। मानेंगे विजय साहब, ये मुझे इंग्लैंड में जब मैं रहा ना 7 साल, तब समझ में आया मौलाना की बात। मैं जब इंग्लैंड में गया 97 98 में, आई स्टेड देयर फॉर 5 इयर्स 7 इयर्स, वहां मैंने ये बात देखी। आप नहीं मानेंगे, आज भी जाके देख लीजिए, जहां पर पाकिस्तानी मुसलमान रहते हैं ना, वहां मुसलमान 3 किस्म के हैं। एक हाँ, पाकिस्तान के मुसलमान है, बंगाल के हैं और गुजराती है, और वही गुजराती। हिंदू भी है। ठीक है, जहां पर पाकिस्तानी मुसलमान है ने, कसम खाने को आपको एक गुजराती मुसलमान नहीं मिलेगा। आप लंदन से जैसे उतरिए, साउथ हॉल, साउथ साउथ हॉल हॉल पे में साउथ हॉल में सिख रहते हैं, पंजाबी सिख या पंजाबी हिंदू और पाकिस्तानी पंजाबी, वो रहते हैं। वहां आपको एक गुजराती मुसलमान नहीं मिलेगा। आप सेंट्रल लंदन के जाइए, जो ईस्ट लंदन बोलते हैं, वहां बंगाली रहते हैं। वहां बंगालियों के साथ एक भी आपको गुजराती मुसलमान नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी मुसलमान नहीं मिलेगा। वहां बंगाली मुसलमान है और बंगाली हिंदू है। आप और नीचे जाइए, ग्रीन स्ट्रीट लंदन में, आपको वहां गुजराती मुसलमान और गुजराती हिंदू मिलेंगे साथ साथ में। हिंदू में, बिल्कुल। पाकिस्तानी। आप लेस्टर चले जाइए, आप ब्रेडफोर्ड, जो यूं कह सकते हो कि आउटसाइड पाकिस्तान अगर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है, वो ब्रेडफोर्ड में। वहां रहते हैं। यस। कसम खाने को आपको एक भी गुजराती मुस्लिम फैमिली नहीं मिलेगी। तो ये मुझे मौलाना आजाद की बात जो है ना, वो वहां समझ में आई कि भाई ठीक है, खाली हमारा मजहब कॉमन है, बाकी सब चीजें अनकॉमन है। सब चीजें तो अलग है। तो ये बात, ये पॉसिबल ही नहीं थी। और आज फॉर एग्जाम्पल हम सऊदी अरब जाते हैं या कोई भी इस्लामी मुल्क में जाते हैं, तो वो हमको हिंदुस्तानी लाइन में खड़ा कर देते हैं। हमको ये नहीं कहते तुम मुसलमान आ जाओ, बोले हाजा हिंदी, भाई हिंदुस्तानियों की लाइन ये है। तो वो हिंदुस्तानी की लाइन में हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, सब होता है। तो इसलिए ये बेकार की बात है, बिल्कुल ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठी बात है। और ये, इसका जवाब बस यही है मेरा। नहीं सर, जवाब ऐसे नहीं है ना। अभी तो देखिए, मैं थोड़े से कड़वे सवाल समझता हूँ। आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हर दिन आपको एक सर्टिफिकेट देने की जरूरत है मुसलमान को। आप उसे सेकंड क्लास सिटीजन मत कहिए। जफर सरेश वाला साहब बड़े लोग हैं, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि हिंदुस्तान का मुसलमान। लेकिन बहुत सारे लोगों को, और सर्टिफिकेट देने का मतलब कोई सर्टिफिकेट बनाकर नहीं देना, लेकिन हर बात पर आपको ये साबित करना होता है कि आपकी जो निष्ठा है, क्रेडेंशियल्स हैं, वो हिंदुस्तान के साथ है। तो ये तो तकलीफ देता है ना। देखिए, उसका भी जवाब यही है। हाँ, ये आप जो बोल रहे हो बिल्कुल है, नीचे के लेवल पे है। लेकिन एक पॉजिटिव क्या है इसका, कि एक बहुत बड़ा हिंदुओं का तबका ऐसा नहीं है। हैं, इस किस्म के लोग हैं, कोई उसमें बड़ा इनकार बड़ा तबका नहीं है, लेकिन फिर भी हर दिन उनको है गुजरना है पड़ता है है। है। यस। लेकिन उसका देखिए, उसका जवाब जो है ना, वो आपके अमल से होगा। आपको है ना, ये आप आर्ग्यूमेंट से नहीं करोगे। आप बोलते हैं ना, अगर कोई मुझसे नफरत करता है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि हमारी हमारी जो ऑफिस जली थी जब 2002 में, तो उस जमाने में, और अच्छा, हमारी जो ऑफिस है पालडी का इलाका है, जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में विश्व हिंदू परिषद का दफ्तर है, हेडक्वार्टर है। तो वही लोग थे जलाने में, वहां के ही लोग थे ज्यादा, और आसपास के हिंदू थे। उसके बाद खैर 2002 हो गया, हम लोगों ने वापस फिर से शुरू किया, 2004 या 5 की बात है। वही लोग आते भी थे हमारे पास। उसमें से एक आदमी जो मेरी ऑफिस जलाने में था, उसकी मां बीमार हो गई तब, उसको कुछ कैंसर हो गया, या वो कीमोथेरापी परेशान। के इंजेक्शन की जरूरत पड़ी। उसकी कोई मदद के लिए नहीं आया। और हमारा पुराने जमाने से फैमिली का ट्रस्ट है, मेरे ग्रैंडफादर के जमाने से, कि भाई मेडिकल में मदद करते हैं। भाई यूं नहीं, दवा है या इंजेक्शन है या जो भी हॉस्पिटल को, मतलब। हाँ, वो हमारे ग्रैंडफादर के जमाने से हमारे अंकल करते थे। उसके बाद हम लोग भी करते थे उसको, और आज भी कर रहे हैं। तो मेरे को पता चला कि उसका, तो मैंने बोला कि भाई इसको एक, वो इंजेक्शन उस जमाने में 90,000 रुपए का था, हमने पहुंचाया उसको। दूसरे इंजेक्शन के जब वो किए, तो उसने कहा कि यार मेरी माँ, बोले जफर भाई मर गई। नहीं, आप नहीं मानेंगे, ये वो आदमी जिसके अंदर में भरी हुई है जला। नफरत, नफरत भरी हुई, वो बाद में मुझे अपने घर पे लेकर गया और अपने बीवी बच्चों के हाथ पर हाथ फेरा और यूं कहा, हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं, बोले साक्षात भगवान तो आपने नहीं जोया, पर आज है भगवान आपड़ा मटे। तो मैंने एक मोहब्बत, मतलब मेरे को तो कोई उसमें वो भी नहीं था, मेरे को लगा यार हम सबकी मदद करते हैं यार, इसको भी दे दो।
तो आप बताइए कि उसकी इतने साल की नफरत एक छोटे खत्म से हो। अमल पर खत्म हो गई। अब एक बताइए ना कि मुसलमानों के बारे में जो भी इन्होंने कहा है, लेकिन एक मुसलमान कारोबार करने वाला ईमानदारी और अमानतदारी के साथ तोलने में उसमें बिल्कुल अमानतदारी के साथ करता है। आप मुझे बताइए कि वो जो आपको नफरत फैलाई सालों की, वो 1 मिनट में मेरे अच्छे अमल से खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि हमको इस तरह से, बोलते हैं ना, अब आउट ऑफ द बॉक्स अमल से बनेगा आपका। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ना माने तो करके देख, अमल से बनती है जिंदगी। अमल से। लेकिन अभी तो आप गजवाए हिंद चलाते हैं। अब देखिए, उसमें भी कसूर हमारा है कि ये गजवा हिंद जब शुरू हुआ तो हम कम से कम आके कहते हैं कि ये झूठी हदीस है, यानी हदीस का ही ये तो गजवा। हवाला देते हैं लोग। हाँ, अब आप ये हमारा, आप मुझे बताइए कि ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं, मैंने किसी जो चलाने वाला, हमारे दोनों तबका है ना, क्योंकि एक जिहादी लोग जो है वो भी चलाते हैं और हमारा जो राइट विंगर है वो भी चलाता है। तो हमारे एक बहुत प्रोमिनेंट राइट विंगर है हिंदुस्तान के, मैंने उनको ये बात कही तो उन्होंने क्या कहा मालूम है, यार जफर भाई, आप जब ये कह सकते हो कि आपके इस्लामिक स्कॉलर्स क्यों नहीं कहते ये? अब आप बताइए कि ये गजवा हिंद जो है ना, ये हदीस का अगर जो साइंस है पूरा, उसमें 4 लेवल है। एक है कि भाई ये पक्की हदीस है, बुखारी शरीफ और जो 6 किताबों में। उसके बाद आती है भाई ये ज़ईफ हदीस है, कि भाई हदीस तो है लेकिन इसके जो नरेटर हैं वो वीक है, तो उसको लेनी या नहीं लेनी। तीसरी हदीस जो है ना, वो बोलते हैं कि ये मौजू हदीस है, मतलब ये झूठी है, झूठी। ये हदीस है ही नहीं। वो उनके साइंस से वो उन्होंने प्रूव किया है। और चौथी कि भाई ये मन घड़त हदीस है। तो ये जो गजवा हिंद जो है ना, ये मन घड़त में आती है। तो मन और गणत ये सबसे आज ज्यादा नहीं, चलती है। और आज नहीं, 1000 साल पहले। और एक अगर ये हदीस है, उसमें एक तो सबसे पहले झूठ कहां से आता है? गजवा बोलते हैं, गजवा हिंद। अब हाँ गजवा उस एक्सपेडिशन को कहते हैं जिसमें प्रॉफिट खुद मौजूद हो। अब हाँ। मुझे बताइए कि प्रॉफिट अब कहां से आने वाले हैं? तो पहली तो यही, ये गलत है। उसके बाद 1000 साल पहले इस्लामिक स्कॉलर्स ने उसको कहा है कि ये झूठी हदीस है। और सिर्फ 6 वो जो मेन किताबें उसमें नहीं है, एक जो वीकेस्ट की जो किताब है नसई शरीफ कहते हैं, उसमें एक ही जगह पर है। तो भाई इतनी इंपॉर्टेंट अगर हदीस है, अगर, तो तो सब कम जगह से कम क्यों? हर जगह होनी चाहिए। तो मैंने जब ये बात कही तो मुझे वो जो राइट विंगर हैं बहुत बड़े, वो कहते हैं कि ये कहने में दारुल देवबंद का क्या जाता था, जो आपने जिस तरह से बयान किया। वही तो बात वो कसूर तो कह। हमारा भी तो है ना, कि अगर जी। कोई गलत चीज चलती है तो हम गलत पे छोड़ दें ना, सही तो पहुंचा दें। लेट पीपल डिसाइड। तो कसूर ये भी है हमारा भी। अब जब आप ये बात कह रहे हैं तो बात आती है लीडरशिप को लेकर। अक्सर ये बहस होती रहती है कि भाई हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की लीडरशिप है, आज तक आजादी से अभी तक मोटे तौर पर हिंदुओं के पास ही रही है। मतलब कोई मुस्लिम लीडर्स को मुस्लिम जमात ने एक्सेप्ट नहीं किया या नहीं कोई निकल कर आया। क्या ये एक नुकसान वाली बात है या आप समझते हो कि बेहतर बात है? देखिए, ये जो है ना मुस्लिम लीडर, यही बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए देखिए कि लीडर जो है ना, वो लीडर होता है, वो हर एक का होता है। जैसे भाई नरेंद्र मोदी साहब है आज, जो भी प्लस माइनस, लेकिन आप उनको यूं कहोगे भाई वो लीडर है ना? उनके वहां सब आते हैं, मुसलमान भी प्रोपोर्शनेटली मानने वाले हैं उनको। कोई ये नहीं कहता ये हिंदू लीडर है। सोनिया गांधी फॉर एग्जाम्पल, कोई ये नहीं कहता ये कैथलिक लीडर है, भाई लीडर है। राहुल गांधी। प्रॉब्लम क्या हो गया मुसलमानों का, कि इन्होंने आउटसोर्स किया ये पार्टियों ने, कि भाई कभी नाम में नहीं लेना चाहता वरना एक बड़ा हंगामा हो जाएगा, कि भाई ये रख दो इनको। तो हर पार्टी ने अपना एक ऐसा रखा है कि भाई, लेकिन वो जो है, जो लीडर, सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर, उनकी उस पार्टी में जूती की भी हैसियत नहीं है, कोई नहीं कुछ पूछता। नहीं है। वो खाली रख दिया मुसलमानों के लिए। तो वो प्रॉब्लम क्यों हुआ है, कि मैं ये समझता हूं कि आप यार, जहां हिंदुस्तान के अंदर या जो हमारे मुल्क में लीडर मुसलमानों को भी अगर चाहिए पॉलिटिकल, अगर वो सारी कौमों में मकबूल नहीं है तो वो तो कोई लीडर नहीं मायने बन नहीं। सकते। कोई कोई मायने ही नहीं मायने है, बेकार है ये एक बहुत बड़ा धोखा है। फॉर एग्जाम्पल, मौलाना आजाद, क्या कभी किसी ने कहा कि मुस्लिम लीडर है? कहा भाई लीडर है ना, भाई कांग्रेस पार्टी के लीडर। रफी अहमद किदवाई, या उस जमाने में जो भी थे, यूसुफ जो बंबई में थे और भी जगहों पर,
वो लीडर माने जाते थे। ये बाद में मुसीबतें पॉलिटिकल पार्टियों ने की कि एक मुसलमान को रखो, उसको एक लगा दो मुसलमानों में। तो मैं समझता हूं कि अगर जो मुसलमानों में लीडरशिप उभरने की या पॉलिटिकल उसमें जो आ रहे हैं, तो मैं मेरे पास आते हैं नौजवान, तो मैं बोलता हूं जिस पॉलिटिकल पार्टी में आपको जाना है जाओ। कांग्रेस में जाना है, समाजवादी में जाना है, बीजेपी में जाना है, जहां भी जाना है जाओ, लेकिन अपना मकाम बनाओ उस पार्टी में, नॉट एज अ मुस्लिम, एज somebody who has एज ए got लीडर out of the box idea, आउट ऑफ द बॉक्स कर। and yes you may happen to be Muslim, that's it। जब नहीं ये, लेकिन और तुम कार्यकर्ता मत बन के रहो, तुम ऐसी कोई आइडिया दो पार्टी को, मुल्क को। और मैं अगेन आ गया उस बात पर, तालीम की बुनियाद पे काबिलियत, ईमानदारी और अमानतदारी। ये ईमानदारी अमानतदारी जो है ना, ये अंदर से। और देखिए वो इसलिए कि विजय जी, जो चोर होता है ना, चोर, वो भी चाहता है कि अपने घर में ईमानदार काम आदमी। करने वाला जो है वो ईमानदार। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन है, आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन सर ऐसा भी है ना, इसका एक और पक्ष है कि जिन लोगों ने हिंदू जो लीडरशिप रही, मतलब जो भी हमारी एक नेचुरल लीडरशिप रही, उन्होंने मुसलमानों को केवल अपीजमेंट के लिए रखा। जैसे आप कह रहे हैं कि उनको नाम रखने के लिए रख लिया कि एक ये नाम रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। बड़े नाम हुए, अर्जुन सिंह जी रहे हमारे पास, मुलायम सिंह जी रहे, वीपी सिंह साहब रहे, और बहुत सारे लोग, बड़े नाम हैं आजादी से लेकर अब तक। लेकिन फैक्ट ये, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने, फैक्ट ये है कि उन्होंने इस कम्युनिटी का कोई भला नहीं किया, केवल कहा कि आप रहिए हमारे साथ। एक भरोसा, एक डर का जो भरोसा था, डर के खिलाफ, वो तय करके रखा। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं, आप इस दोनों बातों का जवाब दीजिए कि आज की हकीकत क्या है कि आज माइनॉरिटी का या मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में और असेंबली में लगातार कम हो रहा है। तो मैं तो समझता हूं, मतलब आप, हो सकता है आप इसको अलग तरीके से समझते हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक कम्युनिटी की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, तब तक उसका ताकतवर होने पे थोड़ी सी कमजोरी रहती है। देखिए, आपकी पहली बात का जवाब जो है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब ने मुझे एक बार कहा, जो आपने कहा, मेरे ख्याल से 2012 का गुजरात का इलेक्शन हो रहा था, तो मेरे साथ बड़ी अच्छी बात करते थे, गुफ्तगू हमारी होती। बोले तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? बोले तुम्हारा लीडर कौन मुसलमानों का? मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद, सोनिया गांधी। बोले ये इन्होंने तुम्हारी मुस्लिम लीडरशिप को उभरने ही नहीं दिया। देखिए, बीजेपी की तो मैं बात इसलिए नहीं करता कि बीजेपी में तो है ही मुसलमानों का नहीं। कोई लेना देना ही नहीं था, जी। है ना। लेकिन ये, तो ये मोदी साहब कह रहे थे कि तुम अपने लीडर कब पैदा करोगे? बोले तुम्हारे लीडर ये हैं, मतलब बात करनी हमसे करने की। तो उसमें कसूर यही हमारा मैं भी है पूछ कि रहा हमारे जी। ऐसे लोग आए वहां कि जिनको अपना कोई पॉलिटिकल बना लेना था। भाई, किसी जमाने में हिंदुस्तान में यह कहा जाता था कि हमारे गुजरात के ही थे वो सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी है मुल्क में। अब आप बताइए कि सेकंड मोस्ट पावरफुल मुसलमान हिंदुस्तान में 10 साल तो रहा था ने, 10 साल, हाँ। उन्होंने गुजरात में एक स्कूल नहीं बना दी। ये है मोस्ट पावरफुल। क्यों? क्योंकि वो किसी को रिप्रेजेंट करते थे, उनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, वो किसी एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते थे बस। तो अब ये मुसलमानों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। ये जो मुसलमान जो भी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, वो अपनी जगह बनाए काबिलियत की बुनियाद पर। एक दूसरा, आपने जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का कहा, देखिए वो तो कभी भी नहीं था। भाई, जब ये मोदी साहब मुझे कह रहे हैं, बोले यार तुम अभी की क्या बात करते हो? बोले जब, ये मोदी साहब के लफ्ज में कह रहा हूं, कि जब बोले खाली एक बोलते हैं ना, एक लाश को वोट देने का हो ना, तो लोग देते थे कांग्रेस पार्टी को, है ना, कि भाई कांग्रेस पार्टी ने। बोले तब भी तुमको तुमको कभी भी, तब भी तुमको 5% 6% से ज्यादा टिकटें दी। भाई वो पहले 50 साल ले लो ना आप, वो 50 साल में तो ना मोदी था, ना बीजेपी थी, ना आरएसएस थी, तब भी आपको टिकटें ही कहां मिली? आप 1952 ले लो ना, पहला इलेक्शन, क्या तब भी 10% 15% मुसलमान थे पार्लियामेंट में? कभी भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टी, और हाँ, तो इसलिए मैं अब ये कहता हूं, बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, कि अभी छोड़ दो इसको, ये बात की बात है। अभी जो पहले हमारा जो है, हम अपने अंदर में हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन कायम करें पहले,
और हम अपने आप को ऐसा बनाएं कि जो लोग आपको ले नहीं रहे ना, वो आपके घर वो पे दस्तक दें कि यार हमको इसकी जरूरत है। इसलिए कि काबिल आदमी, ईमानदार आदमी सबको चाहिए। तो मैं, और देखिए मैं ये एग्जांपल यहूदियों से देता हूं, इससे कि मेरा लंदन में, इंग्लैंड में रहना हुआ, मैं अमेरिका में काफी, मेरा क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मेरा सब्जेक्ट है। अच्छा, आप देखिए कि यहूदी और मुसलमानों की तो कभी दुश्मनी थी ही नहीं ऐसी। असल हमेशा जो दुश्मनी है ना यहूदियों को, वो क्रिश्चियनिटी से थे, क्रिश्चियन क्रिश्चियन से। से। हाँ, आज भी जो अंदर की, जो अगर कुरेदोगे तो वो क्रिश्चियन को, तो वो उसकी, टिल 1900 मैनहट्टन में यहूदी वेर नॉट इवन अलाउड टू ओन अ प्रॉपर्टी। और आज क्या हो गया 125 साल में, 130-35 साल में? सब किस कुछ बात बदला। पर? क्यों बदला? लंदन में, इंग्लैंड में, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में, पूरे इंग्लैंड में 2.5 लाख भी यहूदी नहीं है, लेकिन आप देखो कोई जज बेहतरीन तो यहूदी, लॉयर, लॉ फर्म्स बेहतरीन तो यहूदी, म्यूजिक में तो यहूदी, एंटरटेनमेंट में यहूदी, मीडिया में यहूदी। उन्होंने काबिलियत, और वाकई मैं उन यहूदियों से मैं मिला, इसराइल में मैं गया, उनकी जो मैंने कंपनीज देखी इसराइल में, जो टेक्नोलॉजी की, मतलब दिमाग वो हो जाता है कि यार ये कैसे इन्होंने, तो उन्होंने अपना डंका जो बजाया है ना काबिलियत पर, तो वही यूरोप में, जिस यूरोप ने उनको निकाला था, भाई निकाला था ना। हाँ और बिल्कुल। ऐसा नहीं है हर जगह पे उनसे नफरत थी, लेकिन आज तो अब मुसलमानों को भी अपनी ये सब चीजों को छोड़कर हमको पहले काबिलियत काबिलियत पर बनानी पड़ेगी बस। उसके अलावा बोलते नहीं ये हो गया। हाँ, अगर कौम हाईली एजुकेटेड हो गई ना, तो एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस। सियासी सूझबूझ जो है ना, वो भी वहां से वो आएगी। वहीं से आएगी। भाई एक आदमी बेपढ़ा लिखा है तो वो वो समझ वोट बैंकर रहेगा बस उनका। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 100 बात की एक बात, सब बात बाकी चीजों को छोड़ दो, अभी एक चीज को पकड़ लो। और ये एक चीज ऐसी है विजय जी, जिसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप, और आप देख लो हमारे मुल्क में रोज ऐसे ऐसे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, आईएएस की एग्जाम में, नीट की एग्जाम में, गरीब हिंदू मुसलमान भी सब कर ऐसे। रहे हैं, अब तो नासा हाँ में जा रहे हैं, स्पेस पे जा रहे हैं, सब बस, कुछ कर रहे हैं ना हम लोग। तो कर ही रहे हैं ना। तो मैं समझता हूं कि यही हमको करना पड़ेगा। कश्मीर ने भी उसका एक उदाहरण दिया कि कश्मीर में भी जिस तरह का बदलाव आया, वहां भी लोग बहुत सारा है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जो भी बात जफर साहब जैसे लोग आउट ऑफ द बॉक्स करने की बात करते हैं, लोग उसको, जो कम्युनिटी है वो मुसलमान ही नहीं मानती। ये एक फैक्ट बात है। वो कहते हैं अरे छोड़िए, ये तो अलग किस, मतलब ये नहीं समझते हमारी बात को, तकलीफ को। एक और मुद्दा इसके साथ जुड़ा रहा कि सर अभी जो हिंदुस्तान में वक्त को लेकर बड़ा हंगामा रहा है, अभी थोड़ी सी शांति हो रही है लेकिन फिर चालू होगा। आप इसको कैसे देखते हैं वक्त के मसलों को, क्योंकि आपने दुनिया भर के मुसलमानों को, दुनिया भर के देशों को देखा। देखिए अगेन यहां भी टांग टूटती आकर हम पर। भाई वक़्फ़ जो है उसके बारे में ये है कि वक्फ मतलब ता कयामत, यानी जो आदमी वक्फ करके जाता है प्रॉपर्टी या जो कयामत भी, तक चले। कि भाई ये ना बिक सकती है ना चेंज हो सकती है ता कयामत। एक दूसरा, वक्फ क्यों है? भाई वक्फ क्यों है? यतीम, गरीब, बेवा, मिस्कीन, यहां तक के जो औरत तलाक वाली है उसका मेंटेनेंस भी वो वहां से होना चाहिए, है ना? इसके अलावा तो कोई वक्फ काम नहीं, की कोई है ही नहीं। जरूरत नहीं है। मोदी साहब तो अभी लाए ना ये, आज पिछले 75 साल से जो वक्फ था, मुझे जरा बता दो कोई मुसलमान बच्चा, यतीम, बेवा, जिसको औकाफ से कुछ मिला हो, कोई मुसलमान बच्चा जिसको वक्फ से उसकी फीस भराई गई हो। वक्फ की आप बोलते हो 8 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, एक स्कूल नहीं बनाई आपने वक्फ से, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक हॉस्पिटल नहीं बनाई आपने, तो कसूर तो आपका है ना। इससे मैं कहता हूं कि इंट्रोस्पेक्शन जो है ना, जिसको हमारे यहाँ मुहासिबा कहते हैं, प्रॉफिट ने यह कहा कि सबसे बड़ी नेकी जो है ना, वो ये नहीं इंटरेस्ट, कहा पूरे दिन नमाज पढ़ो या जक़ात दो या हज करो। इंट्रोस्पेक्ट रात करो। के आखिरी हिस्से में तन्हाई में अपने अंदर में झांक के देखे कि आज दिन भर में मैंने कौन सा गलत काम किया, कौन सा सही किया। तो हम इंट्रोस्पेक्शन तो करें कि अच्छा भाई कब्रिस्तान की जमीनें किसने बेची? कहते हैं कि फला एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने वक़्फ़ पर अपना घर बनाया।
तो भाई उन्होंने कंठपट्टी पे बंदूक रखी थी आपकी, बेची किसने? बेची किसने? तो हम बोलते हैं कि भाई कम से कम अपना तो ठीक करते हैं। और मैं समझता हूं कि हमने जो अल्लाह ने आपको जो दिया था ना, और मैं तो बंबई में ऐसी कई प्रॉपर्टियां जानता हूं कि जो वकफ वालों ने बेची हैं, आज बिल्डिंगें बनी। तो इसमें भी मैं समझता हूं कि कसूर हमारा था। चलो, उसमें जो एक ये है कि बहुत सारी वकफ की प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो नाम पे ही नहीं चढ़ी हमारे, ठीक है भाई, कहते ये रजिस्टर्ड गवर्नमेंट नहीं है। हमारे खिलाफ है, चलो ये गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, ठीक है। 95 में पहले एक अमेंडमेंट आया था, जी। उसके बाद मोदी साहब तो ऑलमोस्ट 15 साल के बाद आए, बाद आए। 20 साल के बाद आए, 20 साल बाद आए। 20 साल के बाद आए। तो आपको किसने रोका था? तब तो फ्रेंडली गवर्नमेंट थी ना आपकी। आपके नाम पे वो प्रॉपर्टी को चढ़ाने में किसने रोका था आपको? क्यों नहीं किया आपने? 75 साल आप ऐसे ही घूमते रहे। तो मैं तो आप समझता हूं कि सपोर्ट इसका कर भी रहे हैं जो अमेंडमेंट्स हैं? नहीं, मैं सपोर्ट या वो नहीं, मैं तो अभी भी ये कहता हूं मोदी साहब को या ये सरकार को कि आप दो चीजें कीजिए। आपने जो बाहर के मुल्कों की बात की, बाहर के मुल्कों का मैंने वकफ देखा, यूएई में, सऊदी अरब में, वो वकफ को दे मैनेज एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो टॉप दुनिया के एसेट मैनेजर्स को रखते हैं उसमें। और हम क्या करते हैं? जो मुसलमान किसी काम का नहीं, सबसे, उसको उसमें यानी जिसको आप पार्लियामेंट में नहीं भेज सकते, जिसको आप असेंबली में नहीं भेज सकते, कॉर्पोरेशन में, बोले कहां भेजो इसको, इसको भेज दो वकफ। वकफ में। अब आप क्या करते हो? 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी संभालने के लिए उस आदमी को वहां भेजते हो जिसने 5 लाख की प्रॉपर्टी जिंदगी में नहीं खरीदी। नहीं। तो तबाही तो वहां से शुरू हो रही है। तो मैं ये कहता हूं कि वकफ के लिए आप ऐसा कुछ करो कि ये प्रॉपर्टी है, इट इज अबाउट एसेट मैनेजमेंट। यू यस। मैनेज एक, और दूसरा जो इसका मकसद है कि यतीम बेवा इन तक को पहुंचना चाहिए, उसके लिए आप कोई सिस्टम बनाइए, मेरा ये कहना है। जी सर, एक और जो सवाल कल प्रधानमंत्री जी के भाषण से हुआ 15 अगस्त पर, जो उन्होंने कहा कि हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन बनाया जाए। अब इसको ज्यादातर लोग, विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, कम्युनिटी के लोग, वो समझते हैं ये बेसिक आइडिया मुसलमानों के खिलाफ होने का है। भाई देखिए, अगर अगर मैं तो, हम तो कहते हैं अगर कोई घुसपैठी है, कोई बांग्लादेशी आ गया है यहाँ पर, या रोहिंग्या जो आ गए, तो बिल्कुल आप भेजिए उनको। लेकिन ऐसा ना हो कि उनको भेजने में आप यहाँ हिंदुस्तानी को भी भेज रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई दुनिया का मुल्क गैर कानूनी कोई आ गया उसको नहीं रखता, किसी मुल्क में भी। बिल्कुल, तो हम उसके पक्ष में हैं। अगर आपको लगता है कि कोई गैर मुल्क का आ गया इस मुल्क में, बिल्कुल हम तो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, आप भेज दीजिए उसको। लेकिन होता क्या है, जैसे अभी अहमदाबाद में हाल में एक शुरू हुआ कि यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी, घुसपैठी मीडिया में भी बहुत आया, सब कुछ हुआ, आया, लेकिन आपको मालूम है आखिर में क्या हुआ? वो नहीं आता। आप नहीं मानेंगे, 8 भी बांग्लादेशी नहीं थे। बोलते थे ना, हजारों हजारों उनको लेके भी गए, और पूरा वो एक जुलूस के अंदर, जुलूस आप में। नहीं मानेंगे उसमें 8 भी नहीं निकले। तो ममता जी भी यही बात कहती है ना कि आप बांग्ला भाषी को बांग्लादेशी बना रहे हैं। तो इसलिए मैं समझ रहा हूं, जब आप इतनी बात कह रहे हैं तो फिर जरूरत है ये हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की। नहीं, अगर 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 लगता है, अगर सरकार को लगता है कि हैं, तो कीजिए ना, बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसमें यह ना हो कि जो बेचारा बेगुनाह जो यहाँ का है, और क्या होता है, देखिए हिंदू या मुसलमान, वो बेचारा यहाँ इस मुल्क में जो गरीब है, वो उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट कहां से आएगा? वो हॉस्पिटल जाने की हैसियत नहीं है उसकी। तो कम से कम एक ऐसे लोग हों इसमें करने वाले, जो कम से कम ईमानदारी अमानतदारी से देखें कि इसमें कौन बांग्लादेशी है, कौन नहीं है। और अगर है, रोहिंग्या है, आप भेज दीजिए, हमें उससे कोई वो नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, वक्त कम है, कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आया कि पहले मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स चला करती थी, मोटे तौर पर ये आरोप है। आजकल रिवर्स पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स चल रही है। आपने दोनों चीजों को देखा है, और बहुत करीब से देखा, क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी लोगों में से हैं। तो क्या इन दोनों में से कुछ हो रहा है और इसका कोई देखिए फायदा मेरा, हो रहा है? हाँ, अब वो जो पहले जो जिसको अपीजमेंट कहते हैं, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुसलमानों की अपीजमेंट हुई होती तो क्या मुसलमान का इतना बुरा हाल होता? अगर आप हिसाब लगाएंगे ना 1947 को, तो 1947 के वक्त जो मुसलमानों की इकोनॉमिक जितने बैरोमीटर थे, एजुकेशन, हेल्थ, जो भी, वो जो पोजीशन थी ना,
पिछले 60-70 साल में उसके बाद मुसलमान की पोजीशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से ज्यादा खराब हो गई है। तो अगर वो अपीजमेंट उसको पहुंचा होता तो दूसरा, नहीं, लेकिन उसका तो जैसे नुकसान हो गया ना कि अपीजमेंट भी नहीं हुआ और अब आप रिवर्स पोलराइजेशन पर आ गए। बिल्कुल अब आप बिल्कुल बिल्कुल तो दूसरी डबल बात, नुकसान हुआ ना। हाँ तो दूसरी बात कि जो हमने मोदी साहब को उस जमाने में कही थी, जब हम लोग ये स्कूल वगैरह कायम करते थे और कारोबार की, तो हम एक बात कहते थे उनको कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें एक्स्ट्रा कुछ भी मत दो, नहीं चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है कि वो पहुंचता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताइए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, मैं उन लोगों मुसलमानों को कहता था कि यार कहो उनको कि वापस दे दो। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री मनमोहन सिंह साहब ने शुरू की थी। 2014 में जब वो गए तो उसका बजट था 3100 करोड़। अब मोदी साहब के 10 साल में वो इट हैज गॉन अप टू अबाउट 5200 करोड़। चलो, आप मुझे एक बात बताइए कि ये 5200 करोड़ क्या 25 करोड़ मुसलमानों के लिए है? मैं बोलता हूं ले लो ना यार, नहीं चाहिए हमको, क्योंकि मिलता है नहीं, पहुंचता है नहीं, और हिंदू क्या समझता है कि देखो मुसलमानों को मिल रहा है। मुसलमान तो हम कहते हैं कि ले लो वापस, हमें क्या चाहिए, बस आप इतना करो कि हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हो, बस एक। और दूसरा, वी शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। बाकी हमारे अंदर दम है, हम करके दिखाएंगे आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे लिए एक्स्ट्रा कुछ भी मत करो आप, हमें नहीं चाहिए। बस ये दो चीजें चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हमें, बस। नहीं, लेकिन ये तो दोनों इतने गंभीर शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी और डिस्क्रिमिनेशन का। तो इसको तो लोग, यदि मतलब मेरे जैसे जाहिल लोग हैं, तो वो उसे बोलते हैं कि सेकंड क्लास सिटीजनशिप है। तो क्या मोदी सरकार में ऐसा होगा? नहीं नहीं, डिस्क्रिमिनेशन आज से नहीं, ये तो यार आपको एक बात बताऊं, मैं इंजीनियरिंग में 86 में मैंने पास की। तब तो मोदी भी नहीं था, कोई नहीं था ना। मेरे फादर मुझे क्या कहते थे मालूम है तब, और मैं आपको तब की मैं बात बताता हूं, तब भी हम ये समझते थे कि हमको तो जॉब मिलने ही वाला नहीं है, मतलब हम कोई जम्मे नहीं थे। आई एग्जैक्टली न्यू। और व्हाट माय फादर यूज्ड टू से, बोले मियां तुमको 120 मार्क्स लाने पड़ेंगे, 100 में से। तुम्हारा काम 100 आउट ऑफ 100 से नहीं चलेगा, लाना पड़ेगा। यहूदियों ने किया, यू हैव टू बी एक्सेप्शनल। मैं उसकी मिसाल इस तरह से देता हूं कि हमारे फिल्म में बहुत सारे दोस्त हैं, फिल्म के अंदर, तो हमारे एक दोस्त उनकी फैमिली की कोई अच्छी सिंगर थी, तो यार बोले जफर भाई, तो मैं एक ही दिन में सबसे मैंने मुलाकात करा दी उनको, ठीक, जो टॉप थे, वो पहुंच भी नहीं पा रही थी बेचारी। तो एक जो बहुत जिनका म्यूजिक पर बड़ा वो है, मैं नाम नहीं लेता, हमारे दोस्त हैं, तो उनके पास भी ले गया, वो सीडी भी दी। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने बोला जफर भाई पूछो तो सही, तो मैंने उनको फोन किया, तो बोला हाँ। मैंने कहा वो आपने सुनी सीडी? बोला हाँ सुनी। तो मैंने कहा फिर? बोले फिर क्या, बस। नहीं, मैंने कहा तो? कहा अच्छी है। तो मैंने कहा अच्छी है तो बोले देखो यार, यहाँ जो है ना अच्छे से काम नहीं चलता, अच्छे यू तो सब हैव है टू बी एक्सेप्शनल। एक्चुअल, यानी आदमी कान में सुने तो लगे कि है यार कि ये ये चाहिए। कोई। हाँ, ये चाहिए अभी ही आप चाहिए। देखिए, सैयारा फिल्म में कश्मीरी ने गाए ना, हाँ, हैं, वो उसने इंटरव्यू में कहा, बोले इसको हटा के मैं कोई और को ला ही नहीं सकता था। लाइन तो बस आपको ये बनना पड़ेगा, ये तो एक्सेप्शनल आज बनना। नहीं, मेरे फादर 86 में हमको कह रहे थे 120 लेके आओ तो तुम्हारा काम होगा, बस तो लाओ। लेकिन सफर इतना आसान नहीं है ना सर, ये कहना कहना आसान नहीं है। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, ये मैं जो कह रहा हूं ये करना पड़ेगा। जिसको पढ़ने के लिए, पास होने के लिए, स्कूल तक पहुंचने के लिए मुश्किलात हों, वहां जफर साहब तो कह सकते हैं कि 120 मार्क्स लाइए। अभी नहीं 40 से 60 पर नहीं आने में भी नहीं, मैं वो मुसलमानों को बोलता हूं कि यार क्या तुम एक मुसलमान बच्चे की पढ़ाई नहीं करा सकते थे? बड़ी बातें छोड़ो ना, ख्वाब यूनिवर्सिटी बनाएंगे और ये बनाएंगे, वो छोड़ो ना। अरे अपने पड़ोस में जो गरीब है उसकी 1 साल की एक बच्चे की फीस नहीं भर सकते तुम? अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर डूब जाओ, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो तुम्हारा हाल है वो बिल्कुल वही सही रहेगा। है। क्या इतना नहीं कर सकते? और मेरे पास जब आते थे, अब ये बात मैं खत्म कर रहा हूं कि मैं बोला ये एनजीओ होगी, पता नहीं कयामत का सूर फूका जाएगा तब, जमीन तब होगी, अभी सब बात छोड़ो, घर है आपके पास? तो बोले हाँ माशाल्लाह। तो मैंने कहा भाई कितने कमरे हैं? बोले नहीं, ड्राइंग रूम है, 2 बेडरूम है। मैंने बोला बस, आप अपने ड्राइंग रूम को दिन में 20 बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल कर पढ़ाने के सकते हो कि नहीं कर सकते? बस वहां से शुरू करो ना।
बड़े ख्वाब, ये यूनिवर्सिटी और जमीन ये सब छोड़ दो, ऐसे शुरू करो तो होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपके साथ रही। मुझे नहीं पता कि आप लोग मानेंगे भी नहीं मानेंगे कि विजय त्रिवेदी ने एक मुसलमान से बात की है कि नहीं की। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे वो भी ऐसे ही मुसलमान हैं, जफर साहब भी। अब यार देखो, सॉरी टू मुझे से, कोई अब सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं, सॉरी टू बहुत हो से, गया। सॉरी टू से। अब वो उधर वाले भी सर्टिफिकेट मांगते हैं, हमारी तो मुसीबत ही है। इधर वाले भी मांगते हैं। तो ठीक कागज है, संभाल लेकिन के नहीं, रखिए। लेकिन अभी मेरी बात जा रही है, इसलिए कि मैं जो तालीम और नहीं, तरबियत के जो बदल प्रोग्राम रही है, करता हूँ। तस्वीर बदल रही हाँ, है, तकलीफ तस्वीर हुई बदल। मुझे 10 साल, वो तो स्टैंडर्ड है। देखिए, द मोमेंट आप कोई नई बात करो ना, तो एक पहला आएगा बिके हुए बिल्कुल। चमचा, वो स्टैंडर्ड है, वो मुझे मालूम था ये होने वाला है। लेकिन ठीक है, वो बोलते हैं ना, जब हाथी चलता है तो तो कुत्ते बहुत, भौंकते हैं, वो हाथ बस आपको अपने रास्ते पे चलते रहो। चलिए, बहुत अच्छा लगा। बहुत खुलकर बात हुई है, साफ-साफ बात हुई है और बहुत सारे मैसेजेस हैं आपकी बातचीत में। ये सबको सुनने के लिए हैं। मुझे लगता है कि इस बातचीत का असर और जो आवाज़ है ना, बहुत दूर तक जाएगी। जैसे वो अनुपम खेर का जो डायलॉग है ना, इस थप्पड़ की गूंज जो है, तो ये जो गूंज है दूर तक जाने वाली है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, आप अपना थैंक ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, और आभार। नहीं, खुशी की बात यह है कि आज जन्माष्टमी के दिन मुझे जी। ये बातें